लेक्चर नंबर ओके। अच्छा मोहतरम, जिस तरह क्लास में चीज़ों को लेके चले हैं हम, उसी तरह अगर आप घर में लेकर चलें तो आसानी होगी आपको, वरना तो मुश्किल होगी। अभी जो चंद लोगों ने सवाल पूछे हैं उसकी बुनियाद पर, मैं क्या पता नहीं कौन आ गया, चंद लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उसकी बुनियाद पर मैं आपको बता दूं, ज़रा तसल्ली से सुनते रहिएगा। जब हम सब्सिडरी का सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं और बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, जो कि कंसोलिडेशन के पहले 9-10 लेक्चर थे, तो हर चीज़ को आपने डबल एंट्री के एतबार से सोचना है। हर चीज़ को डबल एंट्री के एतबार से सोचना है। जैसे इम्पेयरमेंट लॉस था गुडविल का, इसी तरह सेल ऑफ स्टॉक सब्सिडरी में हैंड पेज नंबर 2, इसी तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस, फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्रॉफिट पे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लॉस पे, और आपस के डेटर क्रेडिटर, आपस का लोन रिसीवेबल पेएबल, आपस का इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल, आपस की मैनेजमेंट फीस रिसीवेबल पेएबल, आपस के फिक्स्ड एसेट के रिसीवेबल पेएबल, आपस का डिविडेंड रिसीवेबल पेएबल। ये जो सारी कैंसलेशंस थी, अब ये सारी आपने डबल एंट्रीज के एतबार से सोचनी है। और जब आप बैलेंस शीट का सवाल करके फारिग हो जाएंगे तो आप इंशाल्लाह फारिग नहीं होंगे, आप में जज्बा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वर्किंग्स में फिगर्स निकल चुकी होंगी। तो अब आपने क्या करना है, अब यहां पे थोड़ी सी आपकी मेहनत की जरूरत है। जब आप सब्सिडरी का P&L का सवाल कर रहे होंगे तो फिर आपको P&L के मुंह पे भी वो फिगर जाती हुई नजर आ रही होगी और कभी कभी वर्किंग फाइल में भी जाती हुई नजर आ रही होगी। इसकी एक मिसाल देता हूं आपको। अगर इंपेयरमेंट लॉस आया और एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है, तो फिर इंपेयरमेंट लॉस आपने P&L के मुंह पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो शो करना है और बस, वर्किंग फाइल में लेके जाना। अगर एनसीआई किस पे है, प्रोपोर्शनेट बेस पे, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो इंपेयरमेंट लॉस एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड भी होगा, क्योंकि एसआरई टाइप चीज है, तो एस प्रॉफिट को कम भी करेगा। ये दो एतबार से सोचना है। जब P&L का मुंह बना रहे हो तो चीजों को दो एतबार से सोचना है। क्लियर? दूसरी बात, सेल ऑफ स्टॉक है P2S, तो सिर्फ आपने सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से सेल वाली फिगर माइनस करनी और आपने कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देना है, लेकिन वर्किंग 5 में नहीं कुछ जाना, क्योंकि P2S है। और जब S2P हो तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से भी माइनस करने, कॉस्ट ऑफ सेल को भी बढ़ाने, और वर्किंग 5 में भी वो फिगर लेके जानी है। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स कोई 17, 18, 19, 20 तो नहीं है। ये एडजस्टमेंट्स कितनी है? ये एडजस्टमेंट्स तकरीबन 9-10 हैं, 9-10 एडजस्टमेंट्स हैं। तो इनको इंशाल्लाह आप करते रहेंगे तो रनिंग में आती रहेंगी। अच्छा, लेकिन जो एसोसिएट्स का सवाल है ना, एसोसिएट्स का सवाल, वो करते हुए आपने अगेन जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो आपने हैंड रिटन पेज 2 खोल के रखना है। सामने बैलेंस शीट बनाते हुए हैंड रिटन पेज 2 खोल के रखना है। A2P स्टॉक और P2A स्टॉक, इन दोनों में 7-7 परसेंटेजेस आपने लगाते रहने। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पीस शेयर साथ साथ निकालते रहने, एंट्री डबल एंट्री सोचते रहने। इंपेयरमेंट में मैंने कहा था आमतौर पे परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लफ्ज लिखा होगा इन्वेस्टमेंट इज इंपेयर्ड, तो वो हमारी ही इन्वेस्टमेंट होगी जो इंपेयर हो रही होगी, इसलिए इसमें 7-7 परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बैलेंस शीट सॉल्व करते हुए इसकी डबल एंट्री करनी है। फिर जब आप P&L के सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे तो बैलेंस शीट में जो कर चुके उसको फारग करें। अच्छा, P&L का सवाल सॉल्व करते हुए जब आप हैंड रिटन पेज 4 सामने रखेंगे तो उस वक्त एक बात आप याद रखिएगा कि P&L का सवाल सॉल्व करते हुए आपने अब डबल चीजें नहीं सोचनी, जैसे सब्सिडरी में सोचते थे कि P&L के मुंह पे भी जानी है
और वर्किंग 5 में भी जानी है। अब डबल डबल चीजें नहीं सोचनी। अब या तो चीज P&L के मुंह पे जानी है, ये भी मैंने एक फॉर्मेट सा भी नीचे बनाया हुआ है, या तो चीज P&L के मुंह पे जानी है या वर्किंग 5.1 में जानी है। अगर किसने बेचा, ए ने स्टॉक बेचा या ए ने फिक्स्ड एसेट बेचा, तो बस इधर ही गेन रिवर्स होगा, बस बस बस, और कहीं नहीं जाना। और यहां से रूट होके कैरी डाउन फेस पे आ जाएगा नजर। और अगर ए टू पी नहीं है, पी टू ए है, तो पी टू ए में कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा के जीपी कम कर दिया और अदर इनकम में से माइनस करके अदर इनकम कम कर दी। तो जिस तरह आप सोचते थे ना सब्सिडरी में कि P&L के मुंह पे भी जाने और वर्किंग 5 में जाने या नहीं जाना, इस तरह सोचते थे, लेकिन इधर आपको डबल डबल नहीं सोचना पड़ेगा। इधर आपको सिर्फ एक चीज सोचनी पड़ेगी, या तो वो P&L के मुंह पे जाएगी चीज अगर P टू ए वाली हुई, और अगर A टू P वाली हुई तो वो भी वर्किंग से रूट होके P&L के मुंह पे ही आ जाएगी। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। कौन सी चीज? नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने दो अलग अलग एडजस्टमेंट्स डिस्कस की है ना। अगर सेल ऑफ स्टॉक है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा के प्रॉफिट कम कर देंगे, और अल्लाह का शुक्र है कल के सवाल में किया और होमवर्क में भी दिया। और अगर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो अदर इनकम कम कर देंगे। सो थिंग्स आर वेरी सिंपल। बस सोच लिया करें, जब आप बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हो सब्सिडरी का, तो आप हैंड रिटन पेज नंबर 2, 3, 4, 5 खोल के रख लिया करें। और जब आप P&L का सवाल कर रहे हो सब्सिडरी का, तो उस वक्त आप हैंड रिटन पेज नंबर 6, 7, हैंड रिटन पेज नंबर 7 खोल के रख लिया करें। और जिस वक्त आप एसोसिएट का बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं तो हैंड रिटन पेज नंबर 2 खोल के सोच लिया करें। और जिस वक्त आप एसोसिएट का P&L का सवाल कर रहे हैं तो हैंड रिटन पेज नंबर 4 खोल लिया करें। थिंग्स आर वेरी सिंपल। कितने लोगों से होमवर्क का सवाल हो गया था? 100%। 100% होना चाहिए था, 100%। कोई इक्का दुक्का गलती हुई थी? एक भी नहीं हुई थी, छोटी मोटी हुई थी। अच्छा जी, पेज नंबर 687 निकाल लें। पेज नंबर 687, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले आप मुझे वर्किंग 7 का फॉर्मेट बता दें। वर्किंग 7 का फॉर्मेट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, यहां आ जाती हैं एट कॉस्ट, ये आ जाती हैं पेरेंट की बैलेंस शीट से। यानी पेरेंट ने रॉयल फैन के शेयर कितने के खरीदे। इसके बाद आ जाती हैं पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी क्लोजिंग माइनस प्री। ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स हो जाती हैं। फिर इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं और कैरी डाउन निकल आता है, लेकिन साथ साथ हमने क्या लगानी होती है? परसेंटेज लगानी होती है। ये थी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ये तो बैलेंस शीट के एंगल से थी। बैलेंस शीट के एंगल से मतलब है क्लोजिंग आज की, प्री हो सकते 6 साल पुरानी हो, क्लोजिंग माइनस 6 साल पुरानी, तो 6 साल के प्रॉफिट्स में हमारा हिस्सा कितना है? एक होती है वर्किंग 5.1, इसमें ए का प्रॉफिट आता है। तो इसमें जो ए का प्रॉफिट आता है वो होगा ए प्रॉफिट इंटू n/12 इंटू 30%, 40%, जो भी परसेंटेज हो। n/12 का मतलब है अगर हमने 2 महीने पहले खरीदा है तो 2/12, अगर 3 महीने पहले खरीदा साल खत्म होने से तो 3/12, और 30% का मतलब है हमने उससे कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए हुए। तो ये हो जाता है ए प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग 5.1। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 आर एज फॉलोज।
पेरेंट की किताबों में इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, किसके अंदर? ए में। कितने की? 65 की। एसोसिएट की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रही है? रिटेन्ड अर्निंग। एक काम पहले ये कर लेते हैं कि एसोसिएट की किताबों में से सारे एसेट्स और लायबिलिटीज वगैरह मिटा देते हैं, क्योंकि एसोसिएट्स में हमारी नजर किस पे होती है? रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर होती है। एसोसिएट में हमारी नजर सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर होती है। ये क्लोजिंग है जी, बिल्कुल क्लोजिंग है। किस दिन की है? 30 जून 2014 की। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पहले बैलेंस शीट का सवाल कर लेते हैं, फिर किसका सवाल कर लेंगे? P&L का। ओके। P acquired 30% of shares on यकम अक्टूबर 2013। EL paid dividend of 10% in May 2014। तो ये किसने डिविडेंड अनाउंस किया? AL ने। चलें जी, अब हमें बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करने के लिए चाहिए क्लोजिंग माइनस प्री, लेकिन अनलकीली क्लोजिंग माइनस प्री अवेलेबल नहीं है, मुझे निकालनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है ये क्लोजिंग आ रही है और ये कोई प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। ये मैं प्रॉफिट इसलिए नहीं उठा रहा कि मैं P&L का सवाल सॉल्व करने लगा हूं, मैं वर्किंग 6 करने लगा हूं। तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है और ये अल्लाह का शुक्र है डिविडेंड है। तो अगर ये 3 डेटा अवेलेबल हैं तो क्या मैं ओपनिंग आरी पहले निकालूं? लेकिन आपको पता है ओपनिंग आरी से मेरा गुजारा नहीं चलेगा। ओपनिंग आरी की बजाय मुझे की आरी चाहिए, ये काम अक्टूबर 13 की। तो सादा सा सवाल है यार, 1 मिनट लगा दें, वर्किंग 6 कर दें पहले। वर्किंग 6, ओहो मिसिंग फिगर्स, P की, S की और A की। लेकिन मैं तो सिर्फ A में फिलहाल इंटरेस्टेड हूं, जो डाटा मुझे अवेलेबल है। ओपनिंग की तारीख क्या बनेगी? यकम जुलाई 13। क्लोजिंग की तारीख क्या बनेगी? 30 जून 14। ओके जी, बैलेंस शीट में कौन सी आ रही गिवन है? क्लोजिंग आ रही 30 जून 14 की 200। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? ये P&L से उठा लिया हमने 120। यार वर्किंग 6 पता है क्या होती है? इधर 7% ना लगाइएगा खुदा के लिए। वर्किंग 6 होती है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग का एसोसिएट का कॉलम। वर्किंग 6 तो मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए, ना कि कोई परसेंटेज लगाने के लिए। अभी ये भूल जाएं कि हमने एसोसिएट को खरीदा हुआ नहीं खरीदा हुआ, अभी एसोसिएट की पूरी पूरी फिगर से खेलें। चलें जी, प्रॉफिट एसोसिएट का आ गया 120। डिविडेंड मई 2014 में हुए, तो मेरे ख्याल से फिर ये इंटरिम डिविडेंड होगा, क्योंकि बिल्कुल जो साल के एंड पे अनाउंस होता है ना, 30 जून है और साल खत्म होने से महीना पहले अनाउंस हो गया है, तो फिर ये इसी साल का इसी साल होगा। तो ये इंटरिम डिविडेंड इसने पे कर दिया है। कितने परसेंट जी? 10%। शेयर कैपिटल कितने? 500। 500 जरब 10% करें, बट ये वो 30% ना कर दीजिएगा, अभी ये देखेंगे क्या करना है। 500 जरब 10% जी, 500 जरब 10% 50। ओपनिंग निकाल लें, बैलेंसिंग कितना? चलें जी, नोट करें। अच्छा मोहतरम, अब इसमें आपको जो प्री है ना, प्री आपको SRE की कैसे निकालते थे? क्लोजिंग पकड़ते थे और यहां प्री लिखते थे और यहां ब्रॉड डाउन प्लस 3 मंथ 4 मंथ कुछ इस तरह का कर लेते थे। तो वही वाला अल्लाह का शुक्र है हम यहां करेंगे। लेकिन आपको पता है यहां पे क्लोजिंग और प्री हमने इतने करीब करीब रखे हुए हैं
क्लोजिंग और प्री इतने करीब करीब रखे हुए हैं कि अगर यहीं पे मैंने कोई फिगरें डालने की कोशिश की तो शायद आपको समझ आनी मुश्किल हो जाए। तो कोई नहीं, मैं प्री थोड़ा सा नीचे फुट नोट में बना लेता हूं वर्किंग 7 के। प्री आर ई, सही है, समझ आ गई बात। प्री आर ई कैसे निकलेगी? ब्रॉड डाउन प्लस 3 मंथ्स। क्यों ब्रॉड डाउन प्लस 3 मंथ्स? ये कौन सी तारीख है? यकम जुलाई 13, ये 30 जून 14। हमने किस दिन खरीदा है? यकम अक्टूबर 13 को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बाद खरीदा है। तो इसका मतलब है, मुझे बता दें इसमें पुराने लोगों के प्रॉफिट कितने होंगे? 3/12 और हमारे 9/12 और पुरानों के सारी वही डिस्कशन जो कि सब्सिडरी में होती थी। ब्रॉड डाउन बोले प्लस 3 मंथ जी। ब्रॉड डाउन 130 प्लस 120 का 160। व्हाट इज दिस 160? प्री रिटेन्ड अर्निंग। इसको यहां ले आए और क्लोजिंग बोले 200। 200 माइनस 160 सारा मैं ले लूं, सारा मैं ले लूं। इसका कितने परसेंट लूं? 30%। इंटू 30%। 12 की एंट्री बोले 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 वर्किंग नंबर, एक्सेलेंट, वर्किंग नंबर 3 ARE जी कितनी? 12। नहीं जी, डबल एंट्री पोस्ट होगी इसकी। इन्वेस्टमेंट डेबिट और खुशी क्रेडिट। खुशी क्यों है? अल्लाह का शुक्र है 200 किलो गोश्त बढ़ के 160 किलो गोश्त बढ़ के कितना हो गया? 40 किलो गोश्त में हमारा कितना हिस्सा है? 30%। तो 12 की खुशी बुक कर लें। हमारी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर गई। इन्वेस्टमेंट डेबिट और खुशी क्रेडिट। जी, इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट बता दें कितनी है? 65। जी कैरी डाउन निकाल दें 77। बैलेंस शीट के एतबार से हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। ले आओ इधर कैमरा, पहले उधर करो करो। चलो ले आओ। डिविडेंड को 3 एतबार से सोच लें। वर्किंग 6 के एतबार से। अच्छा जी, वर्किंग 6 अगर पे कर दिया है तो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया होगा। देखें देखें, डिविडेंड को 3 एतबार से सोच लें। वर्किंग 6 में मैंने क्यों डाला है? बिकॉज इट इज पेड। इफ इट इज पेड इट इज रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट। देयरफॉर मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए मैं ये अकाउंटेंट वाली फिगर डालूंगा तो अकाउंटेंट वाली फिगर्स मिसिंग से जाएंगी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसोसिएट का डिविडेंड पे करना इज जस्ट लाइक क्वेश्चन 12 ऑफ सब्सिडरी। क्योंकि पे हो गया है तो ना कोई रिसीवेबल पेएबल का चक्कर है और ना कोई अर्निंग का चक्कर है। बस खत्म करें, पे हो गया तो बात खत्म। तो बैलेंस शीट के सवाल में और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आखिरी चीज रह गई, किसके एंगल से सोचना है, लेकिन वो तो अभी हमने बनाना शुरू ही नहीं किया, इसलिए उसको अभी छोड़ दें। चलें जी, अब इसको मिटाएं। इसको मिटाकर ये प्रॉफिट वर्किंग 5 में ले जाएं और ये प्रॉफिट वर्किंग 5.1 में ले जाएं। क्लियर हो गया? चलें जी, वर्किंग 5.1 में लेके जाएं 120। 120 का 3/12 प्री में चला गया।
तो 9/12 पोस्ट टाइप कोई चीज है और पोस्ट में हमारा हक होता है, तो 120 का 9/12। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि 120 का 3/12 हमने खरीदा है और 120 का 9/12 हमने खुद कमाया है। तो ये जो एस प्रॉफिट और ए प्रॉफिट होता था, इसमें आपको याद है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्यूजिशन से लेके बैलेंस शीट डेट तक का अरसा आता है। चलें जी, इंटू 30%। क्या ये सारी आरीज हमारी थी या इनका 30% हमारा था? क्या ये अब ये जो वर्किंग शुरू हो गई है 7 और 5.1, क्या ये कंसोलिडेशन के एतबार से एडजस्टमेंट या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई है? तो मैंने कहा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परसेंटेजेस लगाने का पंगे नहीं लेने आप लोगों ने। ये परसेंटेजेस कहां लगानी है आपने जाके? और आपको बताते हैं वर्किंग 6 करते हुए सीआरई एनसीए भी नहीं सोचते थे हम, सब्सिडरी की पूरी फिगर्स उठाते थे। तो यहां पूरी फिगर्स उठती हैं, इधर आके परसेंटेजेस लगती हैं। जो बार बार आप पूछे ना कहां कहां परसेंटेज लगानी है, तो इधर भी हमेशा परसेंटेज लगानी है। ये एज ऑन टाइप चीज है और ये फॉर द ईयर 27। अब आपने क्या सोचा है कि एसोसिएट्स के प्रॉफिट आ गए 27, जिनमें हमारा हक है और एडजस्टमेंट सवाल में है कोई नहीं। ये कैरी डाउन कितना हो गया? 27। अब बता दें हम क्या बनाने लगे हैं? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई अनएडजस्टेड फिगर नजर आ रही है? अनएडजस्टेड फिगर कोई ऐसे? पी की अदर इनकम है कितनी? 16। पी की अदर इनकम कितनी है? इस 120 को तो आपको पता है कहां लेके गया हूं मैं, इस 120 को यहां लेके गया हूं। तो P&L में चलते 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 अदर इनकम, पीबीटी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए, जिसे कल ब्लू मार्कर से ऐड किया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए, वर्किंग, व्हाट इज दिस? 27। अब आप मुझे बता दें एक चीज, जो छोटी सी एडजस्टमेंट कल जाते हुए करवाई थी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एतबार से सोच लें कि क्या एसोसिएट ने डिविडेंड पे कर लिए? तो हमने क्या कर लिया होगा? अगर हमने रिसीव कर लिया होगा तो हम अपनी अदर इनकम में डाल चुके हैं। तो अदर इनकम में से क्यों निकालूं? उसने खुशी भेजी है, खुशी पड़ी रहने दे अदर इनकम में। ओ भाईजान, उसने इस 27 में से हमारा कोई हिस्सा भेजा होगा, वो तो ऑलरेडी हम पूरा प्रॉफिट ही उसका डाल चुके हैं। तो डिविडेंड अगर दोबारा डाल देंगे तो डबल चीजें हो जाएंगी। डिविडेंड किसमें से बांटा जाता है? प्रॉफिट में से बांटा जाता है। अब एक फुट नोट बनेगा नीचे, फुट नोट, क्या क्या क्या? पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड, एक का डिविडेंड, ये वो पूरा ग्रीन पेज है। दानिश भूल गए होगे ग्रीन पेज, ये वो पूरा ग्रीन पेज है। ये 50 क्या है? बोले 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 बोले, पूरा। अच्छा, तो ये 50 बोले क्या है? क्या पी वाला रेड पेज था, सब्सिडरी वाला ये, और ये पूरा ग्रीन पेज है। अब ये पूरा ग्रीन पेज हमारा है या इसका सिर्फ 30% हमारा है? आज बड़ा वाला हिस्सा हम नहीं ले रहे, आज छोटा वाला हिस्सा हमारा है। कितना? 30%। तो आप बता दें व्हाट इज द डिविडेंड ऑफ एसोसिएट? 50 इंटू 15। तो ये 16 में, 16 सवाल में पड़ा हुआ है ना? 16 तो ये सवाल में पड़ा हुआ है। 16 में इसके 1 रुपए की कोई अदर इनकम होगी, कोई डिस्काउंट रिसीव, कोई रेंटल इनकम होगी पेरेंट की, कोई भी होगी। 16 में से माइनस क्या कर दें? 15 माइनस कर दें जी। नहीं, ये आप कह रहे हैं पेपर में ये होता है कि इधर 16 होते इधर 18 होते, मुझे समझ नहीं आ रही होती। नहीं वो छोड़ें। अच्छा, तो इधर आपका 18 अभी रहो लिखाइएगा। 16 माइनस 15, बोले 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 1। तो अब एट्रीब्यूटेबल वगैरह और वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि सब्सिडरी के प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज ऑल। बैलेंस शीट बनाई नहीं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वर्किंग 77, ये बैलेंस शीट है। नाउ यू कैन हैव अ पिक।
ऑब्वियसली लिख लें इज मोर बेटर देन पिक लें। सब्सिडरी के लिए क्या करते थे कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हुए, और एसोसिएट के लिए क्या करते हैं? इधर देखें, सब्सिडरी की सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह जब सारी डाल दी तो उसके प्रॉफिट ही डाल दिए ना, तो इस वजह से अदर इनकम में से माइनस कर देते थे पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, क्योंकि प्रॉफिट्स आगे सारे, तो फिर ये माइनस कर दे। लेकिन प्रॉफिट लाइन बाय लाइन ऐड करते थे। और एसोसिएट के लिए क्या करना है, उसके प्रॉफिट्स एक लाइन में डाल के और डिविडेंड को झंडी कराना है, डिविडेंड को फर्क कराना है। डिविडेंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने डाला होगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं जरा बड़ी नजर से सोचता हूं खाली डिविडेंड पे नजर रखूं या उसकी अर्निंग्स पे नजर रखूं, अर्निंग्स पे रखूं, इसलिए डिविडेंड निकाल के प्रॉफिट डाल दिया आपने। ओके, अच्छा जी, एक चीज है जो आपने बड़ी गौर से सुननी और समझनी है। 2 MCQs हैं, वो मैं आपके सामने करने लगा हूं, दोनों को जरा डिफरेंट तरीके से करूंगा। ये वर्किंग 7 का एक फॉर्मेट आपके जहन में बन गया है, एट कॉस्ट क्लोजिंग माइनस प्री इज इक्वल टू पोस्ट। और पोस्ट 200 किलो गोश्त था, 160 किलो गोश्त था, 200 हो गया, 40 का गोश्त में इंक्रीज आई, उसका कितने परसेंट हमारा? 30% हमारा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज है मोहतरम, वो ये है कि कई दफा पेपर में आपको क्लोजिंग आ रही, ओपनिंग आ रही, मिसिंग होंगी, दोनों क्लोजिंग आ रही और ओपनिंग आ रही। अब अगर क्लोजिंग आ रही भी मिसिंग है, ओपनिंग आ रही भी मिसिंग है, तो आप वर्किंग 6 नहीं बना सकेंगे। आप वर्किंग 6, जब आप वर्किंग 6 नहीं बना सकेंगे, जब आप वर्किंग 6 नहीं बना सकेंगे, तो ऐसी सूरत में मजबूरी में आप वर्किंग 7 का एक मॉडिफाइड वर्जन देखिएगा, वर्किंग 7 का एक मॉडिफाइड वर्जन देखिएगा। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी मोहतरम ये है 30 जून 14 और ये है 1 जुलाई 13, और हमने खरीदा कब है? 1 अक्टूबर 13 को। ना तूने मुझे ये दिया, ना तूने मुझे ये दिया, तो जान ले ले मेरी। यानी क्लोजिंग में से प्री माइनस नहीं कर सकेंगे। अल्लाह आपका भला करे, पेपर में पैट दिया होगा, पैट दिया होगा, और डिविडेंड भी दिया होगा, पैट दिया होगा। अगर पेपर में पैट दिया होगा तो क्या आप इधर देखिएगा, क्या ये प्री है? नो नो, ये प्री है, ये प्री है। ब्रॉट डाउन प्लस 3 months इज कॉल्ड एज प्री। प्री मींस इससे पहले सारा। एंड इज इट पोस्ट? सो इज देयर एनी शॉर्टकट वे ऑफ कैलकुलेटिंग पोस्ट इफ क्लोजिंग and opening is not given? then I cannot calculate। उर्दू में अगर क्लोजिंग और ओपनिंग गिवन नहीं है तो मैं प्री निकाल नहीं सकता। अच्छा, मैं चाहता क्या हूं? पोस्ट चाहता क्या हूं? अगर मैं ऐसा करूं 120 इंटू 9/12, 120 इंटू 9/12, तो अगर मैं 120 इंटू 9/12 करूं, will it give me directly post? Yes, it will give me directly post. Let me post the post. Investment, cost.
65, 77 को ध्यान में रखना है, ये 77 लाएंगे हम। ओके, मुझे क्या चाहिए? पोस्ट। क्या नहीं है? क्या नहीं है? पोस्ट का क्या मतलब है? नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यही पोस्ट का मतलब होता है। तो पोस्ट का क्या मतलब है कि क्लोजिंग माइनस प्री करके रुलता रहूं, या 120 को कर दूं 9/12, 120 को कर दूं 9/12। पकड़े पोस्ट प्रॉफिट्स, पोस्ट प्रॉफिट्स, पोस्ट प्रॉफिट्स पकड़े जी। कितने कितने कितने? 120 इंटू 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 इंटू, ये 9/12 सारे हमारे हैं या इनका 30% हमारा है? ये 9/12 सारे हमारे हैं या इनका 30% हमारा है? इनका 30% हमारा है, इनका 30% हमारा है। 27 इस 27 को कहीं से मैच नहीं करना कि उधर भी जा रहा था इधर भी जा रहा था, इसका मतलब ये है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करनी हमने। अच्छा, ये 27 आ गया, लेकिन ये 77 नहीं आ रहा, ये 77 नहीं आ रहा। एक्सेलेंट। मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि पहले आपने इससे और इससे खेला था तो इसने अपना रोल प्ले किया था, अब आपने बीच में से प्यूं करके 120 को बुला लिया, प्यूं करके 120 को बुला लिया। अब आपने 120 को बुला लिया तो आपने 50 से खेला ही नहीं। तो जब 50 से खेला ही नहीं, पहले ओपनिंग क्लोजिंग निकालते हुए 50 ने अपना रोल प्ले किया। अब क्या हुआ मसला? आपने ना 200 के अवेलेबल है ना 130 अवेलेबल है, आपने कहा 120 को चलिए, तो 50 कहेगा एम आई मत रहा, तो मुझे भी लेकर जाओ, मुझे भी लेकर जाओ। अच्छा मुझे बताएं, ये 50 क्या होता है? प्रॉफिट कमाने से हमारी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करती हैं और प्रॉफिट मिलने से हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं। आप इसको और इसको इस तरह समझें कि 120 फल लगे, उसमें से मैंने 50 उतार लिए। 120 फल लगे, उसमें से मैंने 50 उतार लिए। तो 120 फल लगेंगे तो मुझे लगेगा मेरा दरख्त बढ़ गया, लेकिन उसमें से जब मैं 50 उतार लूंगा तो मेरा दरख्त कम हो जाएगा। तो दरख्त और इन्वेस्टमेंट तकरीबन एक जैसी चीज है। 120 फल लगे, उसमें से 50 उतार लिए, बाकी फिर कभी उतार लेंगे, तो इस तरह मैंने इतना प्रॉफिट कमाया तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी, उसने कमाए हुए में से भेज दिया डिविडेंड के नाम से, तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई। ऑब्वियसली ये तो मैंने आपको लॉजिक की बात बताई है। अगर ये पॉजिटिव वाली फिगर आपने इधर लिखी है तो नेगेटिव वाली फिगर इस अकाउंट के इधर लिखनी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह करे 77 आ जाए। अच्छा अब मुझे ये पहले काट के बैठे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ओ खुदा के लिए यार, डिविडेंड पे कभी 9/12 ना लगाना, डिविडेंड पे 9/12 ना, तेरी मेहरबानी जी। डिविडेंड बोले क्योंकि इधर प्रॉफिट डाले तो अब इधर डिविडेंड डालेंगे तो सवाल मैच करेगा जी। डिविडेंड बोले कितने? 50 का कितने परसेंट? 30% हमारा 15। अब जरा देखें 65 + 27 - 15 कितना? 77। ओके, न्यू वर्जन एक असल में एमसीक्यू है आईकैप का, वो इस वर्जन से सॉल्व होगा अभी, और एक एमसीक्यू इस वर्जन से सॉल्व होगा। हमें कैसे पता चलेगा कब किस वर्जन से सॉल्व होगा? वर्किंग 6 करने की पूरी कोशिश करेंगे, पेपर में जान मार देंगे, दिन रात एक करेंगे। अच्छा तो कोशिश करेंगे वर्किंग 6 करने की, ना हो सकी तो दोबारा मांगने तो ना हो सकी तो क्या करेंगे फिर? ना हो सकी तो फिर मजबूरन प्रॉफिट और डिविडेंड से खेल लेंगे। वर्किंग 6 के न्यू वर्जन के ऊपर लिखें, वर्किंग 7 के न्यू वर्जन के ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग आरी अवेलेबल नहीं थी तो मजबूरी में ये किया है। वर्किंग 7 के ऊपर पहले लिख लें नई वाली, ओपनिंग और क्लोजिंग आरी अवेलेबल ना हो तो मजबूरन ये करना पड़ेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग आरी अवेलेबल ना हो तो वर्किंग 6 नहीं हो सकेगी, तो मजबूरन ये करना पड़ेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग आरी अवेलेबल ना हो तो वर्किंग 6 नहीं हो सकेगी, तो मजबूरन ये करना पड़ेगा। चलें जी,
MCQ नंबर 15 कर दें, इन्होंने कर लिया, बाकी नोट कर लें आराम से। पेज नंबर 1। पेज नंबर 212, IS 28 का चैप्टर है ना। आप कहाँ पहुंचे हुए हैं? पहुंची हुई सरकारें, पेज 212। चैप्टर खत्म हो जाने पता नहीं चलना कौन सा पढ़े थे। ओ तेरी खैर। पेज 212। साइमा बाजी ने देखें क्या क्या बल्ब लाए हैं, जल्दी करें। यूशे कितों आ गया? अच्छा सॉरी भाई, साइमा बाजी को करें पहले, 16 करें पहले। बनाए जरा, वर्किंग 6 करें MCQ 16 की। नहीं पहले वर्किंग 6 जरा करें, वर्किंग 6 करें MCQ 16 की। कोई बंदा बोल दे लफ्ज, मैं बार बार बोल रहा हूं वर्किंग 6 करें MCQ 16 की। नहीं हो सकती, एक्सेलेंट, नहीं हो सकती। तो फिर वो मजबूरी के दर्जे में न्यू वर्जन इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बना दें, इंशाल्लाह सही बनेगा सबका। ओए होए, सवाल में तो एक एडजस्टमेंट भी है इंपेयरमेंट की, वो पता नहीं आपको याद हो या भूल गई हो बैलेंस शीट के एंगल से। चलो चलो जल्दी कर यार, 1 मिनट का सवाल है भाईजान। इधर कर दो, नहीं उधर ही रखो, न्यू वर्जन बच्चे देख लें। हो गए भाई? लास्ट मिनट लेफ्ट। ले आओ भाई कैमरा इधर। चलें जी मोहतरम इधर आ जाएं। यार सबसे पहले ना पेपर में काम किया करें कि स्टार्ट ऑफ ईयर और एंड ऑफ ईयर की डेट आपको पता होनी चाहिए। एंड ऑफ ईयर क्या है मोहतरम हजरात? आपका टाइम चाहिए मुझे, बस छोड़ दें अब। यकम अक्टूबर 10 और 30 सितंबर 11। ऑन यकम फरवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यहां पे जाके ना मैं कील ठोकता हूं यकम फरवरी पे। ये है मोहतरम पोस्ट और ये है सारा प्री। पता नहीं कितना पुराना प्री तो जब से बिजनेस बना हुआ है तब से है। ये सारा प्री है। डन। अब अल्लाह भला करे सवाल का कि सवाल ने मुझे बताया है इन्वेस्टमेंट अकाउंट वर्किंग नंबर 7। साइमा लिमिटेड एक्वायर्ड 35% ऑफ शेयर्स ऑफ अनम लिमिटेड फॉर 10 मिलियन इन कैश। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है और इस पे परसेंटेज ना लगाइएगा, ये तो हमारी ही फिगर अवेलेबल होती है कि हमने इतने में खरीदा इसे। द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, ओ भाई इस लफ्ज को काटो, ये पैट है, कंफ्यूज ना कर दे आपको, ये पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। पोस्ट टैक्स, पोस्ट और प्री वाला नहीं है, ये वो प्री पोस्ट नहीं है जो आप समझे बैठे थे खुदा ना खास्ता, किसी आप वो तो नहीं समझे बैठे थे, ये है ही सारा पोस्ट। नहीं, ये पोस्ट टैक्स प्रॉफिट पैट है, तो ये पैट पूरे साल का है। द पैट फॉर द ईयर वाज ₹3 मिलियन।
और चौपाई 3 मिलियन। ये 3 क्या है? पूरे साल का है। मुझे इसमें से क्या चाहिए? अच्छा जी, प्रॉफिट्स एक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये बात तो लिखनी चाहिए थी उसको, ये अच्छी बात है। प्रॉफिट्स एक्रूड इवनली। अनम मेड अ डिविडेंड पेमेंट ऑफ 1 मिलियन ऑन यकम सितंबर 11। अनम ने डिविडेंड की पेमेंट कर दी है यकम सितंबर 11 को। अल्लाह अनम का भला करे। एट 30 सितंबर 2011 साइमा बाजी डिसाइडेड के अनम के हालात फारग हो रहे हैं और इंपेयरमेंट कर देनी चाहिए 5 लाख की। क्लियर? यार ये इंपेयरमेंट पे कभी परसेंटेज ना लगाइएगा, लफ्ज की अंग्रेजी पढ़ा करना। 5 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, तो इस पे परसेंटेज नहीं लगाने बैठ जाना। अब मोहतरम बताएं, क्या मैं क्लोजिंग आरी गिवन है 30 सितंबर की? क्लोजिंग आरी एक्सेलेंट। ओपनिंग आरी गिवन है ना? क्लोजिंग आरी गिवन ना ओपनिंग आरी गिवन। प्रॉफिट और डिविडेंड गिवन है, तो प्रॉफिट भी गिवन है और डिविडेंड भी गिवन है। अब मैं इधर लिखूं, आपने पेपर में लिखा करना है पोस्ट के प्रॉफिट। पोस्ट के प्रॉफिट जी बोलें। 3 इंटू फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, स्काई ब्लू वाला। यार 3 तो उसके प्रॉफिट है, उसका 8 बटा हमारा मैं खा लूं। उसका कितने परसेंट? 0.7। डन। इसके बाद किसको पकड़ें? डिविडेंड को। डिविडेंड को पकड़ें, पकड़ें 1 इंटू डिविडेंड पे कभी भी मंथ बेस पे एलोकेशन ना कीजिएगा। 0.35। अच्छा जी, इंपेयरमेंट की एंट्री किसी को बैलेंस शीट के एंगल से हैंड रिटन पेज 2 वाली याद हो? सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट, और जाहिर बात है गुडविल क्रेडिट होती, इंपेयर होती तो गुडविल क्रेडिट हो जाती थी। इन्वेस्टमेंट इंपेयर हो रही है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी। तो इंपेयरमेंट, यार ये ना 5 लाख है, तो 5 गुडविल क्रेडिट होती थी तो इन्वेस्टमेंट भी तो क्रेडिट होनी है ना, तो सीआरई डेबिट होनी है। यार ये ना सफों को जो है ना साथ रख के सोया करें। रात को आंख खुले ना तो जी भाईजान, सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जी कितनी? 9 ये चला जाएगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वर्किंग 7। कितने लोगों ने इसी तरह किया था? अच्छा गुड। चलें अब करके दें मुझे एमसीक्यू नंबर 15, जिसमें हाँ पुराना वर्जन यूज होगा। पहले एमसीक्यू 16 के ऊपर लिख लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग आरी मिसिंग है। एमसीक्यू 16 पे लिख लें, ओपनिंग और क्लोजिंग आरी मिसिंग है तो प्री नहीं निकल सकती। एमसीक्यू 16 पे लिखें, ओपनिंग और क्लोजिंग आरी मिसिंग है तो प्री नहीं निकल सकती। ओपनिंग और क्लोजिंग आरी मिसिंग है तो प्री नहीं निकल सकती। करते हैं भाईजान, 1-2 मिनट लगाएं, करते हैं इसको। दो मिनट और ले लें, जल्दी कर लें यार। कोई एडजस्टमेंट आ जाया करे ना, सेल ऑफ स्टॉक, तो वो 100 पेज 2 खोल के नजर मार लें अगर भूली भी है एडजस्टमेंट।
Juche owns 30% of Hussain Limited. Juche owns 30% of Hussain Limited, which it purchased on Yakam May 2017 for 2.5 million. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने पे आनी है ये उसने पूछा है। चलें जी। Juche owns 30% of Hussain Limited, which it purchased on Yakam May 2017 for rupees 2.5 million. अच्छा मोहतरम, हमारा ईयर एंड 31 अक्टूबर को 10 लिखते हैं, 31 अक्टूबर 17, तो पहला दिन यकम 11/16। Juche Limited owns Hussain Limited, which it purchased on Yakam May, यहां जाके कील लगाते हैं, यकम मई 17, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने पोस्ट के हो गए और प्री होगा ब्रॉड डाउन जमा 6 महीने फॉर 2.5 मिलियन। जी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स working 7 at cost 2.5 at that date मोहतरम इस दिन की दे दी है, प्री दे दी है। इट हैड अ प्री रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 5.3, जी बिल्कुल। एट ईयर एंड हुसैन हैड अ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 6.4, had a retained earning of 6.4 after paying a dividend of 1 million. सबर working 6, P S A opening यकम 11/16, क्लोजिंग 31/10/17। What is closing? 6.4. What is opening? Missing. ओ यार क्या कर रहे हो? At that date 5.3. Opening is, profit is, dividend is गिवन कितना 1। मैंने माना कि ओपनिंग और पैट मिसिंग है, बट स्टिल अल्लाह का शुक्र है प्री गिवन है। तो अब बता दें मैं न्यू वर्जन लगाऊं या वर्किंग 6 नहीं भी हो सकती तो ओल्ड वर्जन चल जाएगा? क्यों चल जाएगा? क्लोजिंग भी गिवन है और प्री भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है और प्री भी गिवन है। अब जरा बताएं मैं पोस्ट इधर कैसे निकाल, अच्छा उस तरह से मैं निकाल भी नहीं सकता क्योंकि मुझे पैट गिवन नहीं है। अगर मैं न्यू वर्जन लगाना भी चाहूं तो न्यू वर्जन क्यों नहीं लगा सकता? पैट गिवन नहीं है, तो मजबूरन मुझे कौन सा वर्जन लगाना पड़ेगा। और अल्लाह का शुक्र है ओल्ड वर्जन का डाटा उसने सारा हमें दे दिया। उसने कहा जा मजे कर, आज वर्किंग 6 भी ना कर। वो तो हमें ना कोई चीज करनी पड़े तो और टेंशन शुरू हो जाती है, अच्छा नहीं करनी, अच्छा क्यों नहीं करनी। वो तो अल्लाह का शुक्र है आसानी होगी, उसने प्री खुद दे दी। तो बोले जी पोस्ट कैसे निकलती है? क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग पकड़े 6.4 प्री, तो 5.3 से गोश्त बढ़ के 6.4 का हो गया सारा गोश्त हमारा। कितने परसेंट जी? 0.3। डिविडेंड लूं ना लूं, लूं ना लूं,
भाईजान 6.4 मैंने उठाया, डिविडेंड क्यों लेना है? 6.4 उठा के मैंने खेला है ना, तो आफ्टर माइनसिंग डिविडेंड ये फिगर है। तो बताना ये था आपको कि अगर क्लोजिंग और प्री का डिफरेंस लेंगे तो डिविडेंड यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर क्लोजिंग माइनस प्री नहीं लेंगे और खाली प्रॉफिट से खेलेंगे तो यहां डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। अभी अगर आपके जहनों में सवाल आ रहा है कि डिविडेंड मैंने क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाला, तो जवाब उसका यह है, ये जो आपने फिगर उठाई है 6.4, इज इट आफ्टर एडजस्टिंग डिविडेंड? Therefore you are not supposed to bother about dividend. तो ये जो पुराना वर्जन है ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, इसमें आपको टेंशन अब लेने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड मुझे शो मत करें, कैरी डाउन निकालने से पहले एक एडजस्टमेंट करवा दें। ऑन 30 सितंबर यूशियल लिमिटेड सोल्ड 7 लाख ऑफ गुड्स टू सैन लिमिटेड ऑन विच इट मेड अ 30% प्रॉफिट। और ये सारी ही अनसोल्ड होंगी, फिर क्या करें? अब सारी ही अनसोल्ड होंगी ना। तो लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? हुसैन हैड रीसोल्ड नन ऑफ दीज गुड्स। वेल डन जी। किससे किसकी तरफ है? ए टू पी। सोल्ड 7 लाख ऑफ गुड्स टू सैन लिमिटेड ऑन विच इट मेड अ 30% प्रॉफिट। तो सोल्ड बोलें 0.7 कर दें, ठीक है। अनसोल्ड पी टू ए है, पढ़ लो। मुझे तो आगे वालों ने ए टू पी बताया, मैं पढ़ लेता हूं। यूशे सोल्ड टू हुसैन पी टू ए। अनसोल्ड का प्रॉफिट 0.16 पीस शेयर इंटू 0.048। अच्छा, किसने बेचा? पी ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? पी का प्रॉफिट कहां पड़ा होगा? पीआरई सीआरई में। क्योंकि मुझे लग रहा है आपने हैंड रिटन पेज नंबर 2 याद नहीं करना, तो आपने पेपर में लॉजिक पे ही चलना है। तो फिर चलें लॉजिक पे, वो आपकी मर्जी, आपका दिल नहीं चाह रहा हैंड रिटन पेज 2 याद करने को। किसने बेचा? पी ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? पी ने। कौन प्रॉफिट रिवर्स करे? पी। पीआरई कहां पड़ा हुआ है? सीआरई में। सीआरई डेबिट। किसने खरीदा? ए ने। किसके स्टॉक में पड़ा हुआ है? ए का स्टॉक तो हम कंसोलिडेट करते नहीं, तो इसलिए बैलेंस शीट के मुंह पे तो स्टॉक माइनस कर नहीं सकते, तो आ जाके जोर कहां निकालें? इन्वेस्टमेंट पे। कितना? 0.05। तो एडजस्टमेंट क्या बनी? सीआरई डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। किससे किसकी तरफ? बैलेंसिंग 2.78 भाईजान आपस से डंडे छोटे ले आया करो, तो लड़िया ना करो। दोगी यार, छठ यार मैंने क्या तो अच्छा जी, एक मिनट जी मोहतरम, एक मिनट, सारे खामोश हो जाएं जी। आप पूछें। सर यहाँ पे मार्जिन क्यों नहीं लिया? मार्केट क्यों लिया? 30% ऑफ प्रॉफिट लिखा हो। हाँ, तो 30% ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या 30% ऑफ प्रॉफिट ऑन, भाई इधर 30% ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या 30% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, क्या एज्यूम करें? सेल पे एज्यूम किया। सोल्यूशन में सेल पे हुआ है। सोल्यूशन में सेल पे हुआ है। क्यों हुआ है सोल्यूशन में सेल में? किधर है? किधर है? नहीं, सोल्यूशन में किस पे हुआ है? कॉस्ट पे हुआ है। सवाल तो बता नहीं रहा कॉस्ट पे या सेल पे, तो क्या करें? बोले ना, यहां जैसे मर्जी नहीं। एक मिनट मेरी बात सुने। मैंने ये कहा था, नहीं सोल्ड वाली बात तो नहीं, 30% के आगे कुछ लिखा होना चाहिए था। मैंने ये कहा था कि मार्कअप या मार्जिन मिसिंग हो तो आपकी मर्जी है मार्कअप निकालने या मार्जिन निकालने। मार्कअप मार्जिन मिसिंग नहीं है, वो अवेलेबल है। अब सवाल पता क्या रह गया है कि इज इट 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या इट इज 30% प्रॉफिट ऑन सेल। अब मैंने आपको बताया था, आम दुकानदार ये करते हैं
कि 100 रुपए की चीज खरीदते हैं, कहते हैं मैं 30% डालूंगा, 130 की करके बेच दूंगा। तो आम दुकानदार कॉस्ट पे परसेंटेज लगाते हैं, इस वजह से आगे लिख लो 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ऑन सेल लिखने की बजाय बेहतर है ऑन कॉस्ट लिया करें। ओके, इधर अब बता दो, अबू बकर इधर आओ। अगर क्लोजिंग माइनस प्री करेंगे तो डिविडेंड वर्किंग 7 में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि क्लोजिंग में एडजस्ट हो चुका है। अगर क्लोजिंग माइनस प्री करके पैट नहीं निकालेंगे बल्कि डायरेक्ट पैट निकालेंगे तो फिर पैट तो अलग से उठा रहे हैं, फिर डिविडेंड क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात आप मुझे बताएं कि आप इस मॉडिफाइड वर्जन से सीआरई में कितना लेके जाएंगे? मॉडिफाइड वर्जन से सीआरई में कितना नेट करके लेके जाएंगे? यार जाहिर सी बात है, 27 - 15 12, और ये 12 आ रहे हैं, तो सीआरई में तो उतना ही जाना है, सीआरई में उतना ही जाना है आपने। तो सीआरई में बोले कितना लेके जाएंगे? तो इसका जरा ऐसे करके ना इधर खींच ले कि इस सूरत में आप 27 - 15, इसका एक ये भी तरीका होता है, यहां सीआरई लिख के ये सारा डाटा ब्रैकेट में ले दो ताकि आपको याद रहे। तो सीआरई में याद रखिएगा, फिर 27 माइनस कितना जाएगा? 15। कितना? वो 12 ही जाना है, वो अल्लाह का शुक्र है सेम जाना है। डबल एंट्रीज मैच कराएंगे ना। इधर कितना 27 डेबिट हुआ है और 15 क्रेडिट हुआ है, तो 12 डेबिट हुआ है, तो इधर 12 डेबिट हुआ है, तो इधर 12। जिस तरह होता था सेल माइनस सेल रिटर्न, तो नेट करके यहां ले जाए। तो सीआरई में उतना ही लेके जाइएगा। ये जरा नोट कर लें, वर्किंग 7 से सीआरई जो बनानी है, नई वाले वर्जन में वर्किंग 7 से जो सीआरई बनानी है। जी जी, एसी भाई, ये एसी बंद कर दो जरा। हाँ जी, आज हम एक चैलेंज लेने लगे हैं। आज हम एक चैलेंज लेने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को बैलेंस शीट के एतबार से क्लास में करने लगे हैं और P&L के एतबार से आप घर से करके लाएंगे। एंड वी हैव 40 मिनट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पिछले सफे पे आ जाएं, पिछले से पिछले। क्वेश्चन नंबर 8, बड़ी तसल्ली से हम चीज़ों को करेंगे, लेकिन आप लोगों ने जो है वो बेशक नोट ना कीजिएगा, एंड पे नोट कर लीजिएगा। इसको अब आप ख़त्म करें क्योंकि इट इज़ ऑल रिवीजन। आई एम गिविंग अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। मैं इस सवाल में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस मैं ये सवाल कराने लगा हूं आपको। ये सवाल बैलेंस शीट का भी है और P&L का भी है। कल हमने P&L के सवाल किए थे, परसों हमने बैलेंस शीट के सवाल किए थे। पेज 683 पीपी तीनों का आ रहे हैं, इंटेंजिबल्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग पता चल रही हैं, सब्सिडरी में कितनी है, एसोसिएट्स में कितनी है, नहीं। करंट एसेट्स आ रहे हैं, तसल्ली से करना है, बिल्कुल तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं। पी, एस और ए की पेपर में भी तो ऐसा सवाल हमने 40-45 मिनट में करना होगा। क्या काम करें? जल्दी जल्दी। ओ भाईजान जल्दी बताएं यार, क्या काम करें? डन हो गया। ये क्या पड़ी हुई है, रह गई है? क्लोजिंग आरी, क्लोजिंग आरी पड़ी रहेगी। डन। आगे चलें। P&L को तो मैं लिफ्ट ही नहीं करा रहा क्योंकि P&L का सवाल तो आपने घर से ट्राई करके लाना है। P&L को मैं लिफ्ट ही नहीं करा रहा। ठीक है, बैलेंस शीट का डेटा पोस्ट करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपको मैं बता दूं कि इस सवाल में ना वर्किंग 6 हमें करनी पड़ेगी। वर्किंग 6 इसलिए करनी पड़ेगी कि सवाल में कैरी डाउन भी अवेलेबल है, प्रॉफिट्स भी अवेलेबल हैं और डिविडेंड्स भी अवेलेबल हैं। डिविडेंड्स तीनों ने पे कर दिए हैं। पे कर दिए हैं तो इसका क्या मतलब होगा? वर्किंग 6 में आएंगे। अब देखते हैं कौन जल्दी वर्किंग 6 करता है, आप करते हैं या मैं करता हूं? नहीं, आई डोंट वांट टू बी विनर। वर्किंग नंबर 6। अच्छा, लेकिन वी हैव ओनली 2 मिनट्स, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट।
कितने पेज छोड़ते हैं? पहला सफा P&L के लिए, दूसरा बैलेंस शीट के लिए, तीसरा सफा वर्किंग 1 2 3 4 के लिए, अगला 5 का टॉप और 5.1 भी होगी, उसके बाद 6। तो पहला दूसरा तीसरा चौथे सफे के एंड से वर्किंग 6 शुरू कर दो। यार क्लोजिंग बताना मुझे, क्लोजिंग बताना। 1370 929। अच्छा, तीनों के पैट बताना। 750 616 148। अच्छा, डिविडेंड जरा निकलवाओ तीनों के। उसका शेयर कैपिटल बताए ना पेरेंट का। ये भाईजान हो गया, एक मिनट देखें, ये लाल सफा हो गया, लाल सफा हो गया 400। ये कौन सा सफा हो गया? वाइट, पहले वाला रेड था, ये वाइट हो गया। अब ग्रीन 220 इंटू 5%। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंसिंग, ओपनिंग 720 353। 15 घंटे लगाएंगे पेपर में ये करते हुए। भाई नोट करें ना यार, तो शो देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, चलो नोट करो साथ साथ। असल में इस वर्किंग का फायदा ये होता है, कभी ब्रॉड डाउन जमा पैट इनटू कुछ करना पड़े तो प्री वहां से निकल आता है। डिविडेंड्स मैंने क्यों शो किए हैं वर्किंग 6 में? पेड थे। पेड का क्या मतलब था? अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया। मैं ओके भाई, उस क्लास से आके जरा व्हाइट बोर्ड मिटा दें। चलो ठीक है, आप भाग के मिटा दो। ये नोट कर लिया सर? नहीं, बैठ जाओ, भी मैं करता हूं। अच्छा मोहतरम, इधर देखें आप, क्लोजिंग आरएस 1370 929 और 361 और पैट 750 616 और 188। ये सारी फिगर्स हम यहां ले गए। डिविडेंड्स, शेयर कैपिटल 1400 220। 220 मैंने इसलिए काटा कि बैलेंस शीट के मुंह पे कहीं नहीं जाना, चाहती मार के देख तो सकता हूं ना। 1400 और 220, 1000 का 10%, 400 का 10% और हाँ 220 का 5%। तो ये हमारे डिविडेंड्स निकल आए और ओपनिंग रिटेन अर्निंग क्या निकल आई? बैलेंसिंग। चलो जी, रहने दो यार, अब लेट्स स्टार्ट। जल्दी जल्दी बैलेंस शीट का मुंह बना लें जल्दी से। जो 2x पे देख रहे होंगे, ओके चलें जी। पी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, क्या पता आप इतने खूबसूरत तरीके से कराएं, वक्त में बरकत पड़े, P&L भी हो जाए। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यार ये फर्क सी चीजें जरा फेस पे जल्दी पोस्ट करवा दें। पीपी बोलें जी 9 प्लस जी, आगे इंटेंजिबल्स प्लस 350। इधर ही लिख दें, फिर इसमें से तोड़ ताड़ के जो भी लेके जाना हुआ ले जाएंगे। करंट एसेट्स 2 लाइनें छोड़ दें, एक गुडविल के लिए और एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के लिए। करंट एसेट्स 3110 2499। आगे खोलनी पड़ेगी ना,
हाँ हाँ लिख रहे हो, साथ साथ लिख रहे हो, उसने सीए करना है जी। शेयर कैपिटल 400, आगे बोले जी। वर्किंग 7 कहां से आ गई अभी? अगली फिगर वर्किंग 7 वाली तो नहीं होगी सवाल में, मैं नहीं मानता। आलम सोल्यूशन खोल लिए? आलम होश के नाखून लें, अपने नाखून वापस करें। बुक ही नहीं होती मेरे पास, तो खड़े हो जो क्या करने आते हो इधर चार। अच्छा जी, अभी वर्किंग 5 नहीं खोली मैंने, वर्किंग 5.1 नहीं खोली, वर्किंग 6 खोल चुका हूं, वर्किंग 7 खोल लूंगा मैं साथ, क्योंकि वर्किंग 7 बैलेंस शीट की चीज है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जी। शेयर कैपिटल कितने? 400। आर ई 1370 929। इस तरह जवाब नहीं कहते होते बड़ों में कि आपने ये बोला था, वो बोल दिया था उन्होंने मुंह के। मैं वैसे बात कर रहा हूँ जनरल, ऐसे जिंदगी गुजारने के बुनियादी असूल बता रहा हूँ। 1370 ऐसा नहीं 929। आगे बोले ए आर ई। ये जरा सारे देखें कहां आनी है। पोस्ट आज अल्लाह का शुक्र है वर्किंग 6 का डेटा अवेलेबल है, तो क्लोजिंग माइनस प्री प्रूव कर लेंगे ना। तो क्लोजिंग माइनस प्री जी, क्लोजिंग। तो ये जी ए आर ई यहां आती है क्लोजिंग वाली। प्री पुत्र नीचे तो आने दे, अभी देखते ही कैसे 2080 2440। एक बार बकरे पे घुटना तो रखने दो, उसके बाद उसे जिबा। अच्छा जी, करंट लायबिलिटीज 2440। चलें जी, डो नॉट टेक मोर देन 10 मिनट, जल्दी। इसी तरह भाई स्पीड बढ़ेगी पेपर में, और कोई तरीका नहीं है इसका। हलाल हलाल पा दिया करें घर जाके। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, पढ़ना है मैंने। सीए फाइनल में आई स्टिल रिमेंबर के आपको जाना पड़ता है, यानी कि 6 बजे आप ऑफिस से फारिग होते हैं, कुछ 6 बजे वहाँ क्लासें शुरू हो जाती हैं। 6 से 8 एक क्लास होती है, 8 से 10 दूसरी क्लास होती है, फिर 10:30 बजे आके आप सब कुर्सी पे बैठते हैं घर और पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बस यही करते थे हम तो, और तो कोई चारा नहीं था। फिर 10:30 से आपको फिर ऑनवर्ड्स को 2 घंटे लगाने पड़ेंगे जो आप क्लासों में पढ़ के आए हैं। आ जाए इधर, अभी तो इब्तदा है इश्क की, चलें आ जाए। आपकी बात नहीं हो रही। पॉइंट ए, पीएल एक्वायर्ड द फॉलोइंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 320 मिलियन शेयर्स इन एसएल ऑन यकम जुलाई 17 साल का पहला दिन। तो एस को 2/12 4/12 नहीं करना पड़ेगा। बाय पेइंग ₹125 मिलियन इन कैश। ये बात खत्म हो गई। 125 मिलियन को यहां से निकाल लें, माइनस 125। डन। चलें जी आगे। 320 मिलियन डिवाइडेड बाय, ओए आज शेयर 1 रुपए का है, आज शेयर 1 रुपए का है, तो 320 डिवाइड बाय 400, एस को 80% एक्वायर किया हुआ, मिल गया 320। अब बबलू ये पड़ा 320 मिल गया। चलें जी। पॉइंट 2, 55 मिलियन इक्विटी शेयर्स इन एसोसिएट। परसेंटेज निकाल लें पहले। 55 इन एसोसिएट, 55 डिवाइडेड बाय 220, 25%।
25% हमने एसोसिएट को बाय किया। चलें आगे। द परचेज कंसिडरेशन वॉज मेड अप ऑफ 220 मिलियन इन कैश पेड ऑन एक्विजिशन। और एक और कोई चीज भी पे की है, 220 मिलियन भी पे किए हैं, कोई और चीज भी पे की है। अब आपकी क्या राय है कि मैं यहां से 220 माइनस करके यहां लाके लिख दूं 220 या वर्किंग 7.1 में ले जाऊं? क्या हमने एसोसिएट को सिर्फ पैसे देके बाय किए या कोई और चीज भी देनी पड़ी है? रुपीज 220 मिलियन इन कैश पेड ऑन एक्विजिशन। पेड की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। अच्छा एक चीज देखें जरा कि 220 यहां से निकाल के बैलेंस इसका जीरो हो रहा है। आपका भी देखें जीरो हो रहा है बैलेंस जीरो। इसका मतलब है कि ये वाला 220 और 125 निकाल के इन्वेस्टमेंट में अकाउंटेंट ने भी कुछ नहीं डाला हुआ। डन डन डन। इससे शायद मैं इस नतीजे पे पहुंचने लगा हूं, बड़ा अच्छा नतीजा है कि जो सेकंड बुलेट है ना, इसके साथ लिखा नहीं हुआ कि अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं की, लेकिन ये अकाउंटेंट ने एंट्री। सर आपको कैसे पता चला? सर आपको कैसे पता चला? सवाल में लिखा ही नहीं हुआ, आपने कहा था लिखा होगा तो पता चलेगा। मोहतरम अब देखें ना मैं क्या करूं, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स मेरी खत्म हो गई हैं, अब मैं कहां से इन्वेस्टमेंट्स लाऊं? और मेरे पास तो है ही नहीं। तो मैंने सब्सिडरी को, जो सऊदी किंग को कितना कैश पे किया? 125। एसोसिएट के पुराने ओनर्स को कितना कैश पे किया? वो करके मेरी इन्वेस्टमेंट्स में जान खत्म हो गई। तो इसका मतलब है अगर और कोई इन्वेस्टमेंट में डेबिट पड़ना है तो वो नहीं पड़ा, वो हम खुद डालेंगे। तो ये एक बड़ा अजीब सा सवाल था जिसमें ये लिखा नहीं हुआ कि इसकी एंट्री नहीं हुई, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट्स को जब टोटल करके देखा तो पता चला कि इसके अंदर अभी तक कोई मसला है। तो इसका मतलब है वो अगर जीरो आ रहा है तो इसकी एंट्री नहीं हुई। लेकिन इतना ज्यादा आईकैप इस तरह टेस्ट नहीं करता, आमतौर पर आईकैप लिख देते हैं नो एंट्रीज पास्ट। लेकिन हमें कैसे पता चला नो एंट्रीज पास्ट? क्योंकि इन्वेस्टमेंट सब जीरो हो गई है ना जैसे ही हमने ये फिगर माइनस किया। अच्छा यार ये मैंने आपको नहीं करवाया हुआ, मैंने आपको क्या करवाया हुआ है? मैंने करवाया हुआ है थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से ले लेना वाली चीज है वो नहीं कराई भी मैंने आपको। तो इसमें मैं ये लाइन अभी मिटा रहा हूं, ये इंशाल्लाह कल करेंगे। असल में इसको इग्नोर करना है, ये कल करेंगे। अब जरा बता दें पेरेंट ने अपने कितने शेयर्स दिए हैं? पहले सऊदी किंग को देते थे, अब एसोसिएट जिससे खरीद रहे हैं उसको देंगे। 1 मिलियन शेयर्स इन पी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पी शेयर्स वर बीइंग ट्रेडेड ऑन। लेकिन ये दिए नहीं है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये इशू होंगे अगले साल के पहले दिन। इशू कब होंगे? तो शेयर दिए या शेयर देने का वादा किया है, क्या एंट्री करें? इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट? एक्सलेंट, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो शेयर देने का वादा भी एक तरह का क्या बना करेगा? और अगर दे दिए इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम, और अगर दे देंगे अच्छा आप इसको नहीं निकलवा के आए थे 220 को? 220 वर्किंग 7 असल में इस काबिल नहीं है ना कि जहां शो कर रहे हैं। और अगर आपको शो करने हैं तो कर दे, कोई मसला नहीं। 220 ऐसे शो कर दें, जमा कुछ और कर देंगे, इस तरह करते हैं, आसान आपको लग रहा है। ओके, ये जो एंट्री अकाउंटेंट ने नहीं की वो जरा मुझे करवा दें। वर्किंग 7.1 में एंट्री करवा दें जो अकाउंटेंट ने नहीं की। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन इज स्टिल पेएबल। परचेज कंसिडरेशन पेएबल, इक्विटी रिजर्व टाइप चीज भी कहते हैं, इसे परचेज कंसिडरेशन पेएबल कहते हैं। इक्विटी टाइप कोई चीज है क्योंकि इसके बदले पैसे नहीं देने, इसके बदले फ्यूचर में क्या देने हैं? शेयर्स। कितने शेयर्स देने हैं भाई? इसको शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में लग नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी शेयर इश्यू नहीं हुए। तो मजबूरन फिर क्या करें? शेयर की फेस वैल्यू देखें या 5 रुपए की बस एज इट इज एंट्री कर दें। लाइन के नीचे वाली बात आपने घर जाके नहीं पढ़नी है, अभी एज इट इज बस एंट्री कर दें। शेयर देने का वादा, आगे लिख लें, शेयर देने का वादा 1 मिलियन इंटू रुपीज, तो 5 मिलियन रुपीस के शेयर देने का हमने वादा कर लिया। एंट्री पोस्ट करवाएं जल्दी जल्दी जल्दी।
इन्वेस्टमेंट डेबिट और परचेस नहीं, ये नॉन करंट लायबिलिटीज में नहीं आएगी भाईजान, ये आया करेगी इक्विटी में, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के साथ, क्योंकि इसने कन्वर्ट शेयर कैपिटल में होना है फ्यूचर में, तो इसलिए ये ना इक्विटी का पार्ट होगी, नॉन करंट लायबिलिटीज में नहीं जाएगी। ये अजीब सी चीज आज आपको नजर आ रही है इक्विटी में, परचेज कंसिडरेशन पेएबल, अजीब सी चीज इक्विटी में नजर आ रही है। इसके अगेंस्ट पैसे देने हैं या इसके अगेंस्ट शेयर देने हैं, तो फिर इसको शेयर्स के साथ ही पार्क कर दें। कितना? 5। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में क्यों नहीं स्प्लिट किया? क्योंकि अभी शेयर इश्यू नहीं हुए। हाँ, शेयर इश्यू होने का पढ़ेंगे ना यार, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगला जो इम्पैक्ट है सवाल का वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस साल शेयर नहीं इश्यू हुए। नहीं, साल के एंड पे पेबल को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट से ताल्लुक नहीं है, ये शेयर्स की मार्केट प्राइस से इसका ताल्लुक है, तो साल के एंड पे इस पेबल को बढ़ाना नहीं है। क्लियर? तो ये क्या है? एंट्री शेयर देने का वादा, इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट। जब इशू करेंगे कल, वेट कर लो ना यार, वेट कर लो कल का जरा, जब इशू करेंगे क्या होगा। फिलहाल इशू करने के वादे की एंट्री होगी। चलें जी, एक हमारा भी वादा हो गया कि कल अगली एंट्री करेंगे, फिलहाल ये इशू करने के वादे की एंट्री होगी। यार ये एडजस्टमेंट पहली दफा ये बड़ी आसान सी है, ये कर दें। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है, ये पहली दफा आई है एडजस्टमेंट, लेकिन इंशाल्लाह सारे सही कर लेंगे, क्योंकि इंट्रो FR1 पढ़ी हुई है सबने। रेक्टिफाइंग एंट्री बताए ना जो टीचर बताते थे। एसएल इंटेंजिबल्स इंक्लूड, इंटेंजिबल इंक्लूड का क्या मतलब होता है? एक्सेलेंट, कैपिटलाइज हो गया, वेल डन, कैपिटलाइज हो गया 87 मिलियन, और अनलकीली वो क्या है? ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बता दें। अच्छा एक मिनट, एक और मसला भी तो हो सकता है ना, अगर इंटेंजिबल डेबिट हो गया तो अमोर्टाइज भी हो गया होगा, वो इन्होंने सोचा कि अगले साल से अमोर्टाइज करेंगे। शुक्र है तुम लोगों ने ये सोच लिया था। ब्लेंडर पता है क्या हमारा है? खर्चों को क्या बना दिया? एसेट बना दिया है। तो हमारे जहन में एक सवाल है, क्योंकि आपको पता है हमारा जहन तो रुकता नहीं, खर्चों को जब एसेट बनाया तो हमारे जहन ने सोचा तूने फिर अमोर्टाइज भी किया होगा। सवाल ने कहा होला हाथ रख, पढ़ गए। हमारा इरादा है इंशाल्लाह अगले साल से अमोर्टाइज करेंगे, शुक्र है। तो सिर्फ खर्चों को क्या बना दिया? एसेट। कोई रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। एक्सपेंस इंटेंजिबल, लेकिन यार ये तो बैलेंस शीट का सवाल मैं कर रहा हूं। हाँ एसआरई यार, हद होगी, और क्या सोच रहे हो? एसआरई डेबिट, किसके प्रॉफिट कम कर दें? सब्सिडरी के। खर्चा बढ़ाने से प्रॉफिट क्या हो जाते हैं? यार घर में ना इसको वर्किंग 5 में भी डाल दीजिएगा, एसआरई टाइप चीज है ना। तो एस के प्रॉफिट मुझे तो गलत लग रहे हैं इस साल के, क्योंकि प्रॉफिट्स में खर्चे नहीं गए हुए। तो एसआरई टाइप चीजें कहां जाती हैं? साथ साथ एस प्रॉफिट में। तो याद से घर में एस प्रॉफिट में भी डाल दीजिएगा, और याद से घर में ना एडमिन एक्सपेंसेस के मुंह पे ऐड भी कर दीजिएगा जब P&L बना रहे होंगे। P&L बना रहे हो, अगर मेरी दोनों बातें नहीं समझ आई तो कल सवाल ट्राई करके आइएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मुझे बता दें किसका खर्चा है? सब्सिडरी का, पेरेंट का। तो क्या एंट्री बनती है? एसआरई डेबिट, इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। तो ये मैं कह रहा हूं यार, बैलेंस शीट बनाते हो ना P&L के एंगल से सोचा ना करो भाई, वरना फिर कंफ्यूज ही रहोगे। तो बैलेंस शीट बनाते हुए डबल एंट्री सोचो जी। एक्सपेंस को मेरे ख्याल से अब हमने रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये आपस का कोई नहीं है, ये तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है। 80 एसआरई डेबिट, इंटेंजिबल, इसे क्लास के बाद आएंगे शाबाश दूंगा मैं। अच्छा चलें, लो जी सवाल तो मुक गया। फॉलोइंग इज अ रेलिवेंट, शुक्र है रेलिवेंट नहीं है। फॉलोइंग इज रेलिवेंट टू आपस की ट्रांजेक्शंस आफ्टर एक्विजिशन एंड बैलेंसेस एट ईयर एंड। पीएल्स रिकॉर्ड जी भाईजान, पीएल के रिकॉर्ड्स क्या शो कर रहे हैं?
सेल टू एस। तो ये कौन सी सेल है? पी टू एस। तो जब ये पी टू एस की सेल है, सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट, मैं पागल हूं, अब इतने बड़े हो गए मैं, अगर अब भी आप ये कर रहे हैं तो फिर आप पेपर में अपना टाइम जाया कर रहे होंगे। कितने लोग टेस्ट में अभी भी ये कर रहे हैं? अब ना किया करें ना, बड़े हो गए हैं। सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट ये ना करें, डायरेक्ट आप पोस्टिंग कर दें। अच्छा जी, सोल्ड कितने? 30। 1300 की तो टेंशन ना लें। अनसोल्ड, ईयर एंड स्टॉक आउट ऑफ इंटर कंपनी सेल हेल्ड विद। तो ईयर एंड स्टॉक, ईयर एंड के ऊपर स्टॉक पड़े और आउट ऑफ इंटर कंपनी सेल है, हेल्ड विद। हेल्ड विद यानी पड़ा है, ये ना पढ़िएगा हेल्ड विद एसएल, फिर तो बोंगी बच जाएगी। हेल्ड विद बायर होना चाहिए था लफ्ज। अच्छा ये ना वो कल वाली बात नहीं है, ये आगे तो पी और ए की ट्रांजैक्शंस है। आगे तो किसकी ट्रांजैक्शंस है? पी और ए की। ये किसकी ट्रांजैक्शन है? सिर्फ पी टू पीएल रिकॉर्ड्स शो। एक सेल किसको हुई है? एस को, और दूसरी तो पीएल के रिकॉर्ड में सेल हो रही है किसको? एस को। तो पीएल के रिकॉर्ड में सेल हो रही है एस को, तो किसने बेचा? पी ने। किसने खरीदा? एस ने। फिक्रा तो सही बन रहा है, फिर मैंने गलत बात कर दी थी, फिक्रा तो सही बन रहा है। देखें कैसे फिक्रा सही बन रहा है। एक मिनट, पी सोल्ड टू एस, ये फिक्रा समझ आ गया? पी रिकॉर्ड्स शो ईयर एंड स्टॉक हेल्ड विद, तो फिक्रा तो सही है, कोई मसला नहीं है। हेल्ड विद एस, हु सोल्ड? विद whom स्टॉक शुड बी लाइंग? एस। तो फिक्रा सही है। पी, एक मिनट, पी रिकॉर्ड्स शो सेल्स टू, समझ आ गई? पी रिकॉर्ड शो सेल टू एस, पी टू एस की सेल हो गई। अच्छा बेचा किसने? तो पड़ा किसके पास होगा? पी रिकॉर्ड्स शो ईयर एंड स्टॉक हेल्ड विद, लेकिन पी के रिकॉर्ड्स में आप ऑब्वियसली ये कह सकते हो पड़ा नहीं होना चाहिए, ये एस के पास पड़ा हुआ है। लेकिन अब यही ट्रांजैक्शन को बन रही है ना, अब उल्टी वाली बात कल वाली तो नहीं कर सकते हम। तो बता दें 1300 और 140, शायद ये मैंने किसी किताब से अंग्रेजी उठाई होगी, आई कैप इतनी कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी नहीं दे रहा। अनसोल्ड बोल दें कितने? और मार्जिन आपस के डेटर क्रेडिटर बाद में सोचें, ये आपस के डेटर क्रेडिटर हैं, ये बाद में सोचें। चलें जी 140 पकड़ें, जल्दी जल्दी जल्दी। पी टू है, पी टू एस, अनसोल्ड 140 बाई 100 42 मार्जिन है यार। हाल तो हले थे ऐसे ही फंसे थे सारे। 30% मार्जिन, मार्कअप। डबल एंट्री पूरी कर दें। सीआरई डेबिट और स्टॉक कितने से? 42 से। रहने दें, ये सीआरई। चलें भी आगे। यार इसका बताएं, रिसीवेबल फ्रॉम एसएल, रिसीवेबल फ्रॉम एसएल। पी कह रहा है कि मैंने एसएल से लेने हैं 100 रुपए। पी कह रहे हैं मैंने एसएल से 100 रुपए लेने हैं। अच्छा मुझे क्या एज्यूम करूं? एस कह रहा होगा मैंने भेज दिए हैं, रास्ते में है, या एस भी कह रहा होगा मैंने देने हैं? एक्सेलेंट। इन ट्रांजिट एज्यूम नहीं करना आपने। पी कह रहे हैं मैंने तेरे से लेने हैं, और सवाल दूसरी साइड के बारे में खामोश है। इट मींस इट इज पेएबल बाय, पेएबल इन बुक्स ऑफ एस, इन बुक्स ऑफ। इन ट्रांजिट एज्यूम नहीं कीजिएगा जब तक इन ट्रांजिट बता ना दे। तो एक कह रहे हैं मैंने लेनी है, तो बाइट यानी कॉलेज वाले कह रहे हैं मैंने फीस लेनी है। इफ द स्टूडेंट इज साइलेंट इट मींस उसने देनी है। तो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट इट मींस उसने देनी है। तो ये तो 100 रुपए कैंसिल करें ना जल्दी जल्दी, और खुदा के लिए अब एंट्रीज ना किया करें पेपर में। 100 रुपए कैंसिल करें, माइनस माइनस। यार ये एसोसिएट्स वाली ट्रांजैक्शन जरा देख लेते हैं। हैंड रिटन पेज 4 हमारे सामने होना चाहिए जहन में। हैंड रिटन पेज 2,
P to A, और लंबा सा काम कर लेते हैं, टाइम ही जाया करना है। सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट 100 डिवाइडेड बाय, आगे बोलें, पीस शेयर 10। चलें जी, किसने बेचा? पी ने। पीआरई को डेबिट कर दें, सीआरई। किसने खरीदा? किसने खरीदा? अक्सान, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं जवाब। किसने खरीदा? ए ने। किसके स्टॉक में पड़ा है? ए के स्टॉक में पड़ा है। तो ए का स्टॉक हमने बैलेंस शीट के मुंह पे शो किया है? नहीं किया। तो अब क्या करें? आ जाके जोर इन्वेस्टमेंट पे निकालें। वेल डन। ये मेरे असल में रिश्तेदार हैं, आज मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, 10 अक्षर मारा है वो। सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये कौन सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी? अच्छा, तो सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। बोले 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 बोले, क्या लिखूं इधर? P टू सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट 10। यार ये पीटीसीएल कह रहा है रॉयल फैन से मैंने तेरे से 150 लेने हैं। इट मींस रॉयल फैन, इट मींस इट इज पेएबल इन बुक्स ऑफ ए। इसका मतलब है ये ए की बुक्स में क्या है? पेएबल है। क्या करते हैं आप लोग? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट F4 का बाप है भाईजान, ऑल्ट F4 का। कभी आप आइएगा, आपको बताऊंगा ये रिश्तेदारियां। ऑल्ट F4 के बाप का नाम क्या है? कंट्रोल और डिलीट के बाप का नाम है लैपटॉप को फेंक दो, खुद ही बंद हो जाएगा सब कुछ। जी मोहतरम, इट मीन्स इट इज पेएबल एज पर ए बुक्स। लिख लें, इट मीन्स इट इज पेएबल एज पर ए बुक्स। इट मीन्स इट इज पेएबल एज पर ए बुक्स। अच्छा यार, मुझे ये बताएं कि ये जो 150 है ना, 150, ये 150 तू बल्कि अभी मार्जिन नहीं देता। अच्छा, 150 इधर है और इधर है 150, ये जाके लिख लें। 150 इधर भी पड़ा हुआ है और इधर पड़ा हुआ है। अब हम क्या, हमारे बड़े भी इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस पॉइंट को ना बच्चे, इसको इग्नोर करना है। आप इस 150 को पेपर में इग्नोर करना है। इस पॉइंट को बच्चे पता क्या समझते हैं? वो क्लास के बाद आते हैं बच्चे लेके और कहते हैं कि सर एक सवाल था, आपको याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो जरा कि एक सवाल में आपने क्वेश्चन नंबर 2 में
वेक्टर ए जो पी की बुक्स में आ रहे थे 25, सर मुझे याद है वो 25 आपने शो किया था, शो, और उस 25 के आगे -25 नहीं लिखा था, तो 25 शो किया था। बिल्कुल मैंने शो किया था, मैं इधर शो करने आता हूं, मैंने शो किया था 25, क्योंकि वो 25 इस 440 में नहीं पड़ा हुआ था। अगर 440 में पड़ा होता मैं कहता पड़ा रहने दे। तो आज 25 नए लाइन आइटम के तौर पर नजर नहीं आ रहा, आज 25 चुप करके ना इसके अंदर जाके बैठा हुआ है। तो उस दिन भी 25 को लिखा था, आज 440 को लिखेंगे, समझ लें उसमें 25 पड़ा होगा। तो इसलिए कुछ बच्चे इस पॉइंट से ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये सवाल लेके आते हैं कोई और, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सवाल लेके आते हैं, फिर कहते हैं दिमाग की दही बन गई है। उस दिन क्या था, 25 अलग लाइन के तौर पे नजर आ रहा था, मैंने कहा था इस 25 को लिखें, आगे माइनस कुछ ना करें। आज 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 पी रिकॉर्ड शो पड़ा हुआ है, फिर ऊपर पी रिकॉर्ड्स में पड़ा हुआ है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटर क्रेडिटर बुक हुए होंगे, हमने कैंसिल करना होता है उन्हें, तो पी रिकॉर्ड्स में ये 150 पड़ा हुआ है। अब समझ रहे हैं 150 अगर मैं अलग भी कर दूं तो मैंने शो ही करना है ना, इसमें से कुछ माइनस तो नहीं करना। अब इस 150 को इसमें पड़ा रहने दें, इसके आगे -150 लिखने की कोशिश ना करें। तो जस्ट इग्नोर दिस ट्रांजैक्शन, इस 150 को पेपर में इग्नोर करना है आपने। आजकल ना पेपर में एक सवाल आ रहा है कि शो आइटम्स विच यू आर इग्नोरिंग, तो उसमें आपने कुछ साइंस नहीं मारनी कि लंबी लंबी तफसीलें देने लग जाएं। उसमें आपने कहना है 150 इन पीएल रिकॉर्ड ऑफ एएल विल बी इग्नोर्ड। इस तरह भी पेपर में आजकल सवाल आ रहे हैं, तो कहना है इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। एनुअल इंपेयरमेंट 20 की, जल्दी जल्दी एनुअल इंपेयरमेंट 20 की, इन्वेस्टमेंट में जाके अभी इंपेयरमेंट थोड़ी देर पहले पोस्ट कराई है। इंपेयरमेंट कितनी जी, इस पे कभी परसेंटेज नहीं लगानी। अच्छा जी, गम कहां रिकॉर्ड करें, सीआरई में, गम सीआरई में जी। इंपेयरमेंट 20, डन। जी भाईजान, वर्किंग 6 में ये मैंने तीनों क्यों डाले हैं, बैलेंस शीट के एंगल से सोच लें थोड़ा सा। कल मैंने बहुत सी शाबाशें देनी है, एक एक एडजस्टमेंट आपने जो सही करके आनी है पीएनएल के मुंह पे, हैंडरिटन पेजेस की हेल्प से इस सवाल को पीएनएल का पूरा सही करके आने कल। अच्छा मुझे ये बता दें, आप बैलेंस शीट के एंगल से सोचें, पेरेंट पे एक एक करके सोचें। पेरेंट ने क्या कर दिया, पे नहीं, मैं आप तो शायद दूसरे पेजेस की बात कर रहे हो, मैं रेड पेज की भी बात कर रहा हूं। पेरेंट ने जो बांटा है 10%, तो बस वो उसने पे कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, छोड़े पर बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है। सब्सिडरी के क्वेश्चन 12 की तरह सोचें, तो ये क्या है, पेड है, अगर पेड है तो खत्म है। एसोसिएट का भी उसी तरह सोच लें, इफ इट इज पेड देन इट इज रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने की जरूरत है या ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो बैलेंस शीट में इनको छोड़ें। पता नहीं पीएनएल में आप क्या करेंगे, शायद आप घर जाके सोचें किसी ने रिसीव कर लिया है, इस तरह शायद आप घर जाके कुछ सोचें पीएनएल में, वो फिर इंशाल्लाह इट्स अप टू यू, वो आपके ऊपर होगा, आप घर जाके पीएनएल के बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा, अब आप टोटल्स कराने से पहले एक चीज हमारी मिस हो गई थी, वो प्री थी किसकी, एआरई की, एसआरई की भी मिस हुई हुई है, ठीक है, दोनों की प्री निकाल लें। डेट ऑफ एक्विजिशन बताएं। नहीं, इसकी तो आसान है यार, सब्सिडरी की क्या है, यकम जुलाई 17, तो ये वर्किंग हमें हेल्प कर गई, कितनी है 353, प्री 353, ये मेरे ख्याल से आई है वर्किंग 6 से, ऐसे ही है ना, वर्किंग 6 से। हाँ ठीक है, साथ साथ डालते जाए जी। कितना 353, आगे चलें। ए को कब खरीदा यार, 1 अप्रैल को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने पोस्ट है और उससे पिछले प्री हैं। मुझे प्री चाहिए, प्री मुझे कौन सी डेट चाहिए, यकम अप्रैल 18,
जरा यकम अप्रैल 18 पे पहुंचने का तरीका बताएं। मैं यकम जुलाई 17 पे खड़ा होकर देख सकता हूं या 30 जून 18 पे, लेकिन मुझे क्या तारीख चाहिए? यकम अप्रैल 18। हिम्मत करें कैलकुलेटर पे, यकम अप्रैल 18 जल्दी निकालें। बीडी, हाँ बीडी जमा पैट इंटू जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मार्च 9 मंथ्स। इधर क्या लिखूं? प्री, थोड़ी देर पहले लिखा था। प्री कैसे निकलना है? ब्रॉड डाउन प्लस 9 मंथ्स। जी ब्रॉड डाउन 224 प्लस 148 इंटू 9/12 335। जी भाई पोस्ट बता दें। ओ अच्छा हाँ यहाँ माइनस, ओ सबर फटे पड़ गए हैं। क्या फटे पड़ गए हैं? कोई फटे नहीं पड़े। अच्छा 361 मैंने समझा था लॉस आ गया है। यार अगर लॉस आ जाए तो पेपर में क्या करेंगे? इधर लॉस आ सकता है तो फिर पोस्ट को इधर ले जाएंगे। चलें इंशाल्लाह किसी दिन देख लेंगे। लॉस भी तो आ सकता है ना इधर। मैं ये समझा था लॉस आ गया, लेकिन माशाल्लाह 335 किलो गोश्त बढ़ के 361 किलो गई। क्या ये सारा हमारा गोश्त है? नहीं, इसमें सिर्फ हमारा गोश्त कितना है? 25%। पूरी गाय पे कब्जा नहीं कर लेना आपने जाके, हिस्से 2 खरीदे हुए हैं। अच्छा जवाब 6.65 करें। सोचें भाई, ये सीआरई में जाना होता है ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट और सीआरई क्रेडिट। एआरई बोलें 6.5। नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नहीं एसआरयू सिर्फ फारिंग है। सब इधर देखें, इधर प्रोपोर्शनेट शेयर निकलना है, इधर गुडविल निकलनी है, वो इधर आनी है, इसका कैरी डाउन आना 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 है, और ये फेस पे चले जाने। मैं P&L बनाने लगा हूँ 5 मिनट में। जिसने जाना है वो बैठा रहे। मैं P&L बनाऊंगा। आज कोई मुझे रोक कर दिखा दे यार, क्या हो, मैं क्या दावे ना किया करें, मुझे कोई रोक के दिखा दे मैं ये कर दूंगा। आ तो सही तू। अल्लाह को दावे पसंद नहीं है, अल्लाह को दुआ और दावत पसंद है। दावत में बताऊंगा कौन सी वाली दावत। दावत में कोई और बात कर रहा हूं, दीन की दावत। अच्छा आगे आगे आगे। जीपी, एडमिन, फाइनेंस, अदर इनकम, पीबीटी। पीबीटी के ऊपर एक लाइन छोड़नी है। टैक्स। अच्छा जी, वर्किंग्स कौन सी खोल लूं? 2। वर्किंग 5 और 5.1। मुझे पता है तेरी क्लास किसी कॉलेज में नहीं है। एस प्रॉफिट और 5 ये वाला प्रॉफिट वैसे P&L वाला सवाल कब किया था? कल किया था, क्लास वर्क में किया था, होमवर्क में भी किया था। फिगरें निकली हुई हैं या पोस्ट निकालनी पड़ेंगी? निकली हुई हैं फिगरें, कैलकुलेशंस हुई हुई हैं सारी फिगर्स। S to P, P to S, प्रॉफिट सब निकले हुए हैं ना, सिर्फ पोस्टिंग करनी है। ओके पहली चीज बता दें, टक टका टक टक टका टक टक। 616 और 148 को उठा लें। 616 और 148 को उठा लें। अच्छा अब ना थोड़ी सी आपकी टेंशन चाहिए। ज्यादा टेंशन में लेके क्या करना है आपकी थोड़ी सी आपकी टेंशन चाहिए। एस प्रॉफिट को 3/12 4/12 कुछ करने की जरूरत है। अच्छा कुछ ना बच्चे समझ भी रहे होते हैं, आप लोग तो माशाल्लाह पढ़े, कुछ मेरे जैसे बैठे होते हैं, जरा उनको तसल्ली से देखने दिया करें हो क्या रहा है। तो यकम जुलाई 17 है ना, तो इसलिए पूरे साल के प्रॉफिट ठहराव सा आ गया एकदम।
616। अच्छा, ए के प्रॉफिट सारे हमारे या इन प्रॉफिट्स का 3/12 का 25% हमारा? 3/12 का सुबह सुबह कैलकुलेशन की थी एक हमने। ए के प्रॉफिट 140 इंटू 9.3। आ जाओ अबू बकर इधर। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट टाइप एंट्री है, P&L में छोड़ें। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट टाइप और इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल टाइप, नथिंग टू डू विद P&L। इसकी एंट्री बता दें जो मैंने एक्सपेंस बढ़ा दूं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही कर रहा हूं। एक्सपेंस बढ़ा दूं, मैं अनएडिशनल फिगर्स घर जाकर पोस्ट कर लीजिएगा। प्लस 87 SRE टाइप चीज है, तो फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर को भी कम कर दें। हर SRE टाइप चीज एस प्रॉफिट में जानी, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें कितना? 87। तो ये एक थोड़ी डिफरेंट सी एडजस्टमेंट थी, बाकी तो कुछ भी नहीं है। स्टॉक की एडजस्टमेंट, एम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट तो आप इंशाल्लाह कर ही लेंगे, करवा देता हूं। ये P2S है, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से कितना माइनस कर दें? 1300। अच्छा, थोड़ा सा ना पेपर में टाइम सेव करना सीखें। 1300 इधर माइनस कर दिया। और एक बात जरा नोट करें, ये फिगर अल्लाह का शुक्र है निकली पड़ी है। 42 कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। आखिरी सवाल मेरा, विल इट हिट वर्किंग 5 बिकॉज इट इज P2S। तो अब बताएं वर्किंग करनी पड़ी या डायरेक्ट ये फिगर्स निकल आई? तो कोशिश करें वर्किंग्स अवॉइड करने की। ये 100 रुपए तो डेटर क्रेडिटर टाइप बैलेंस शीट टाइप चीज है, ये अल्लाह का शुक्र है निकला हुआ है। इसको सोच लें उसके एतबार से, P&L के एतबार से। किसने बेचा? किसने प्रॉफिट बुक किया? P ने। तो P का प्रॉफिट तो इधर पड़ा होगा, तो खाली आपको पता है इसमें सेल वगैरह में नहीं काटनी होती, जमा 10। देखिए कितना आसान सवाल होते हैं, सिर्फ आपकी थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए टॉपिक पे। प्लस 10 डन। भी आप पेपर देने जाएं तो आपको पता चले। अच्छा जी, इंपेयरमेंट 20 की, किसी को याद हो इंपेयरमेंट मैंने P&L के मुंह पे कही थी या वर्किंग 5.1 में कल डाली थी? होमवर्क के सवाल में भी वर्किंग 5.1 में डाली थी, क्लास वर्क के सवाल में भी वर्किंग 5.1 में डाली थी, आज के क्लास वर्क के सवाल में भी वर्किंग 5.1 में डाल रहे हैं जी। बोले 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 कितनी कितनी? 20। वेयर इज वर्किंग 5.1? जी जी हाँ, वो तो फिर अगर इनसे फेयर वैल्यू पर वो सारा ओवर जी। बस एक मसला, बस डिविडेंड्स को आपने 2 फुटनोट डाल दीजिएगा, पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड और पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। डिविडेंड पे कल बात कर लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है। डिविडेंड पे कल बात, एक मिनट, ये अनलकी ना लॉस आ जाएगा आपका, ये लॉस आ जाएगा। तो पीबीटी के ऊपर क्या लिखेंगे? शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एसोसिएट। अच्छा इधर देखो यार, कैमरा लाओ भाई, आपकी मर्जी है। अगर आप क्वेश्चन 11 आज करना चाहते हैं ना तो कर लें, आपको आधा घंटा लगेगा, सारी ये चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अगर आप पौना घंटा मुझे दे दें आज मेरे घर ना, पौना घंटा मुझे दे दें, क्वेश्चन 8 पौने घंटे में कर लें और क्वेश्चन 11 पौने घंटे में कर लें, तो आमतौर पे टीचर 2 घंटे मांगते हैं, मैं आपसे 1.5 घंटे मांग रहा हूं। तो क्वेश्चन 11 अगर कर लेना तो खीर हो जाए। कितने लोग इसे कर लेंगे? 8 और 11 साथ ही एक सिटिंग में बैठ के कर लीजिएगा। ये ऊपर लाइब्रेरी बनाई हुई है, उसके अंदर कोने में ना बैठ के साइड पे मुंह दीवार की तरफ करके। लास्ट एडजस्टमेंट रह गई है ना, तो मैंने कहा ये कल कराऊंगा इंशाल्लाह। तो